बंदूक हाथ में लिए हुए थे, रिवॉल्वर हाथ में, छोटा वाला रिवॉल्वर, और निकलते हुए आ रहे थे और कह रहे थे मार देंगे मार देंगे। 4-5 थे, रोड करते हुए अंदर से बाहर आए। पिस्टल है सर, पिस्टल है ना? हाँ, 3 है, 1 2 3 4 सबके पास पटना के चर्चित पारस हॉस्पिटल में आज दिन दहाड़े गोली चलने की वारदात ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। 4 से 5 हथियारबंद बदमाश खुलेआम हॉस्पिटल में दाखिल हुए और कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। घटना के वक्त अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मरीज और स्टाफ जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे थे। बावजूद इसके कोई भी सुरक्षाकर्मी मौके पर मौजूद नहीं था, न ही किसी ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की। बंदूक हाथ में लिए हुए थे, रिवॉल्वर हाथ में, छोटा वाला रिवॉल्वर, और निकलते हुए आ रहे थे और कह रहे थे मार देंगे मार देंगे। अब हम भी डर गए कि किसी को लग रहा है मार देंगे। हमारे भी यहाँ पे गार्जियन भर्ती हैं, हमें परिवार भी आया है, तो सब कोई डर गया कि कोई भी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है कि किसी को मार सकता है। वो सब कोई यहाँ का पब्लिक डर गया। इसके बाद शुरुआत हो गई सियासी बयानबाजी की। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करते हुए सिस्टम पर बड़ा सवालिया निशाना लगाया। क्या कुछ बातें हमने राज्यपाल महोदय से कहा है कि नीतीश कुमार जी का तो शासन चल नहीं रहा, तो बीमार हैं। बीजेपी परोक्ष रूप से शासन चला रही है, नीतीश कुमार जी के हाथ में अब शासन नहीं, और वो पदाधिकारी शासन चला रहे हैं जो जमीन में इन्वॉल्व हैं और अपराधी को चिन्हित करके मारते हैं, मरवाते हैं जाति के आधार पर। अभी रमाकांत जी के लड़के हैं, मुखिया हैं, इनके साथ जो शूटर मारा, उनके साथ 5 शूटर है। हम लोकेशन का मांग किए थे, जिनका नाम इन लोगों ने दिया। कल हेडक्वार्टर में जाकर के पदाधिकारी से मिला और केस को लिपापोती करने की साजिश हो रही है एक डिप्टी सीएम के द्वारा। गवर्नर साहब से जांच की मांग हमने किया, सीबीआई इंक्वायरी। हम खेमका जी की भी जांच की मांग किए हैं, सीबीआई इंक्वायरी, उस सूट की भी सीबीआई इंक्वायरी करा दिया जाए। और पारस हॉस्पिटल में अब ये जाके जितेंद्र जी क्या कह रहे हैं कि शूटर थे, हीनियस थे, तो हीनियस को हीनियस से मरवाइएगा। और पारस में 300 फोर्स होने के बाद पारस की पूरी सिक्योरिटी नर्स पर रिवॉल्वर तान दिया। 8 आदमी रिवॉल्वर तानते हुए गया और जा करके उसको गोली मार दी और वो मर गया। अब कोई सुरक्षित है क्या? अब बिहार में कुछ बचा है क्या? चूंकि नीतीश कुमार जी का शासन नहीं रहा, सिर्फ कहने के लिए नीतीश जी की सरकार रह गई, इसीलिए हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। अजीत अंजुम साहब पर जो एफआईआर हुआ है, हमने वह भी सर उनके पास रखी कि अजीत अंजुम पर एफआईआर डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है। इसीलिए आप लिखें कि अजीत अंजुम जी पर किसी भी कीमत पर इतने वरिष्ठ पत्रकार जो इस चुनाव आयोग की गलती को दिखा रहा हो और उसके बाद उस पर इस तरह की ज्यादती, यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। इसलिए अजीत अंजुम पर से केस वापस लिया जाए और वहां के डीएम की पूरी जांच की जाए। सर, प्रमुख नेता हैं आप विपक्ष के, लगातार आप सवाल उठाते रहे हैं, अब क्या कुछ करेंगे सर? मैं अभी अजीत अंजुम जी और अपराध के मुद्दों को लेकर के हम लोग, हमारे प्रभारी लारू जी ने आदेश किया है कि हम लोग हेडक्वार्टर की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद हम रमाकांत जी और पटना के कई मर्डर, चाहे वो मेहता जी हो, चाहे वो मिश्रा जी हो, मोटरसाइकिल गैरेज हो, चाहे बैंक वाल को मार के फेंक दिया गया हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के मैंने
हाजीपुर की एक बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया। तो हम सारे घटना को लेकर के हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। सीतामढ़ी में भी एक कारोबारी को मार दिया। हमने रमाकांत जी के पूरे परिवार को इसको मारने की धमकी मिल रही। ये मुखिया हैं। हमने कहा कि इनके परिवार की सुरक्षा और इस केस की जांच कि वहां कौन कौन थे और भी शूटर था, उसका लोकेशन, और उस लोकेशन के तहत जो जो मोबाइल था वो केस में इन्वॉल्व है। और वो पैसा के चलते मर्डर नहीं है, बालू माफियाओं ने पैसा दे करके रमाकांत की हत्या करवाई। रमाकांत जी पर कोई केस नहीं था और अंतिम कील साबित कर दिया पारस। अब पारस के बाद कुछ नहीं बचता और नीतीश कुमार जी का शासन है नहीं, इसलिए हम हाथ जोड़ करके हम बिहार में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। घटना पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी गंभीर चिंता जताई है और पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। हॉस्पिटल के अंदर नहीं, हमको जानकारी नहीं। अब अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था देखना पड़ेगा। सीरियस मामला सर, बहुत बड़ी सौगात मिली है। हाँ, ये तो अच्छा है। ये जो खास करके जो हमारे मतलब गरीब लोग हैं और खास करके जो हमारे किसान वर्ग के लोग हैं उनको इसका फ़ायदा होगा। वैसे 80% तब भी हम लोग पहले भी सब्सिडी दे रहे थे और जो हम पेमेंट करते थे उससे ज़्यादा सरकार की सब्सिडी थी पहले भी। टैरिफ में लगभग 80% टैरिफ में सब्सिडी था। तो मैं समझता हूँ कि वो और अब 125 से वैसे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि हमारा जो पेनिट्रेशन है, मतलब जो मेरा अपना हम लोगों का जो बिजली पहुंचाने की जो साहब की जो नीयत है नेताजी की, तो उससे हम लोग घर घर बहुत जगह बिजली पहुंचाए। तो बहुत गरीब लोग भी हैं जो बिजली यूज़ करते हैं, कभी टोका फंसा लेते हैं तो पुलिस तंग करता है और उनकी ये स्थिति नहीं है कि वो बिजली पेमेंट कर सकें। तो वैसे लोगों को बहुत राहत मिलेगी, गरीब लोगों को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। पर चुनाव के समय में सर जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, विपक्ष लोग कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो वादा कर रहे हैं वही नीतीश कुमार पीछे आ रहा है। कौन-सी सरकार बोल रहे थे? 24,000 करोड़ का बजट का बिहार था, आज 3,18,000 करोड़ के बजट का बिहार। कौन नकल किसका किया? कोई जीवन में उम्मीद भी कर सकता था क्या 2005 में कि बिहार का बजट जो है 3,18,000 करोड़ हो जाएगा? जो बोलते हैं नकलची सरकार, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क आज 21,000 करोड़ की योजना का मुख्यमंत्री जी ने कार्यारंभ और शिलान्यास किया है। 21,000 करोड़ की योजना का। तो आप ये बताइए कि जीवन जब नेता आए थे तो बिहार में 8,000 किलोमीटर सड़क था। अब आज जो जब योजना शिलान्यास की 1,41,000 किलोमीटर सड़क बन जाए, ये नकल है? किसका नकल है? जब आए थे 20 में मुख्यमंत्री जी तो उन्होंने कहा कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। उस समय कहाँ थे? 3 में थे कि 13 में थे? आरजेडी हमारे सरकार में थे, जो कि हमने उनके साथ मिलकर घोषणा किया था। अरे नकल तो वो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं हम ही नकलची हैं। नीतीश कुमार ऐसी 5 योजनाओं की शुरुआत की है, चाहे वो लोहिया स्वच्छ मिशन हो, पोशाक योजना हो, हर घर नल का जल हो, हर घर बिजली हो, जीविका, जिसको भारत सरकार ने और दूसरे राज्यों ने अंगीकार किया। तो नकल तो दूसरे लोग नीतीश कुमार का करते हैं। नीतीश कुमार को किसी के नकल की क्या आवश्यकता है? प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है सर कल। प्रधानमंत्री जी फिर 7,000-7,500 करोड़ की योजनाओं का नींव रखेंगे, घोषणा करेंगे, शिलान्यास करेंगे। आर्थिक संपन्नता के लिए जो हमारा लक्ष्य है, जो 7,000 पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय थी जब नीतीश जी बिहार के बागडोर संभाले थे, और आज 66,000 है, इसको 1 लाख करना है। जो नियत हमारा है, साहब की जो इच्छा है, नीतीश जी की जो इच्छा है, उसमें मोदी जी की जो भूमिका है वो अहम है। और ट्रेन के माध्यम से कि हमारा उत्पाद सही जगह पहुंच पाए, हमारे लोग उत्पादों को लेके सही जगह समय पर पहुंच, ट्रेन के साथ साथ जो NH पे जो हमारा है दूरियां कम हो,
जिसका फायदा लोगों को मिले और आर्थिक संपन्नता हमारे गांव में भी पहुंचे और 1 लाख प्रति व्यक्ति हमारा आय हो, उसके लिए जो प्रयास है उसमें मोदी जी की जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको बिहार को बल मिल रहा है। लगातार आपराधिक घटनाओं पे कह रहे हैं कि यही जंगल राज होता है, वो पटना में देखिए, पहले के घटनाएं हुई है, इसके प्रति साहब हमारे नेता भी संवेदनशील हैं, हमारी सरकार भी संवेदनशील है, लेकिन इन सब बातों के साथ साथ हमारी सरकार किसी भी अपराधियों को बचाने का काम नहीं कर रही। हम 48 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे में हम उद्भेदन कर रहे हैं कि कौन लोग इसमें संलिप्त है और उनको सजा दे रहे हैं, उनको स्पीडी ट्रायल करा रहे हैं, न्यायालय से भी बात हो रही है, हर जगह पर व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन घटनाएं हुई हैं, 2-3 घटनाएं, 4 घटनाएं हुई हैं, जिससे कि सरकार की जो इच्छा शक्ति है और सरकार जो चाहती है उसमें रुकावट हो रही है, लेकिन कैसे उस रुकावट को दूर करे उसके लिए भी सरकार चिंतित है। पुलिस के पास अपराधियों की तस्वीर है और गिरफ्तारी के प्रयास जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि हथियारबंद बदमाश आखिर अस्पताल के अंदर तक कैसे बेरोक टोक पहुंच गए। बताते चले कि जिस चंदन मिश्रा पर हमला हुआ वो बक्सर का कुख्यात अपराधी है, जो हत्या के अलग अलग मामलों में 12 साल जेल काट चुका है और फिलहाल इलाज के लिए पेरोल पर बाहर था। चंदन पर केसरी हत्याकांड का भी आरोप है और उसकी विभिन्न गैंगों से लड़ाई चल रही थी। घटना ने बिहार में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, खास तौर पर तब जब चंदन की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे। हाल फिलहाल बिहार में चुनाव का माहौल भी गर्म है और लगातार अपराध की वारदातें जनता को डरा रही है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अस्पताल प्रबंधन की भूमिका भी पूछताछ के दायरे में है। मैंने यही देखा कि गोली बंदूक हाथ में लिए हुए थे, रिवॉल्वर हाथ में, छोटा वाला रिवॉल्वर, और निकलते हुए आ रहे थे और कह रहे थे मार देंगे। अब हम भी डर गए कि किसी को लग रहा है मार देंगे। हमारे भी यहाँ पे गार्जियन भर्ती हैं, हमें परिवार भी आया है, तो सब कोई डर गया कि कोई भी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है कि किसी को मार सकता है। वो सब कोई यहाँ का पब्लिक डर गया। कितने बजे की घटना घटी? सुबह में घटा है। कितने लोग क्या देखा? मैंने देखा निकलते हुए देखा, अंदर घुसते हुए नहीं देखा। कितने की संख्या में से? लगभग 5 के संख्या में। सभी का हाथ में हथियार था? छोटा वाला रिवॉल्वर था सभी का हाथ में? जी। और मैं गार्ड से पूछा कि क्या हुआ है अंदर, तो कोई नहीं बता रहा। गोली की आवाज सुनाई दी क्या? नहीं, मैं नीचे था, ऊपर नहीं था। आपके पिताजी एडमिट? हाँ, मेरे पिताजी एडमिट था। कितने बजे? यहाँ पे मेरे परिवार वाला भी डर गए कि जैसा माहौल खराब था, क्या हुआ है। मेरे पिताजी से मिलने भी नहीं कोई दिए कि उस समय मैं जा रहा था देखने के लिए, तो नहीं जाने पड़ा। आप लोग जा रहे थे तो सिक्योरिटी रोक रही थी। हाँ, अभी यहाँ पे ऐसा व्यवस्था है कि किसी का गार्जियन भर्ती रहता है तो उसके परिवार वालों को कोई जरूरी रहता है तो मिलने नहीं देते हैं। तो एक टाइम बना है कि उसी समय मिलना है। अच्छा, आप एक बात बताइए, जब अपराधी बाहर निकले थे तो हथियार लहराते हुए जा रहे थे? हथियार नीचे था, हाथ में था। बाइक कहाँ लगाए हुए थे लोग? वो बाहर निकले, पैदल ही चल रहे थे बाहर। हथियार लहराते हुए बाहर निकले हैं। हाँ। कितने अपराधी थे? लगभग 5 की संख्या में थे। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजू कुशवाहा हुआ। आप क्यों है यहाँ पर? मेरे पिताजी यहाँ पे भर्ती हैं, एडमिट किए हैं। कितने बजे? 4-5 थे, रोड करते हुए अंदर से बाहर आए। मैं उनके ऊपर देखा तो मैंने पहले सोचा ये दौड़ रहे हैं, इनके अंदर कोई पागल जैसा है इसीलिए दौड़ रहे हैं। तब तक मैं देखा कि उनके हाथों में हथियार है, सभी के हाथ में। तो मैं अंदाजा लगाया कि ये लोग इसी हॉस्पिटल के होंगे, सुरक्षा के लिए हॉस्पिटल अपना रखा होगा और बाहर कुछ हुआ है इसलिए ये लोग दौड़ कर आ रहे हैं। उधर खोजाई जाते हैं। हम फेसबुक पर भैया बाइक पे तरन तरन यहां से आया था भाई, तब तक दोषी मिल गए। जल्दी आओ सबके हाथों में हमारा खोज है। आवाज नहीं सुना। ओके बाद हम कितने बजे मुझे पता नहीं था कि गोली मार कर आ रहे हैं कि क्या करके आ रहे हैं। मैं तो नीचे था, सीनियर के सामने नीचे के ऊपर गोली मारा होगा तो कहां पता चला। हम बोले यार नहीं चलेगा। करीब 7:30 पौने 8
जो भी लेट वाले आपको के बैठा दिया सब पहले बाबा को रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।